बीए भाग तृतीय की समस्त छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। हम अरस्तू के विचारों के बारे में पढ़ रहे थे। इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे संविधान। अरस्तू के अनुसार संविधान का वर्गीकरण और अर्थ। तो अरस्तू के अनुसार संविधान जो है वह यूनानी शब्द पॉलिटिया है, सिलिया है, जिसका अंग्रेजी रूपांतर है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का उस भाव को प्रस्तुत नहीं करता है जो एक पॉलिटिया शब्द में निहित है। अरस्तू के अनुसार अरस्तू ने इसका व्यापक प्रयोग किया है। अरस्तू के अनुसार संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य का कौन सा पद, विशेषकर सर्वोच्च पद किसे मिले। अर्थात जो उच्च पद है यानी शासक है वो किसको मिले। तो अरस्तू ने संविधान को राज्य का अंग माना है और इस प्रकार संविधान जो है एक प्रकार से उसने बहुत 158 संविधानों का अध्ययन भी किया, उसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया, तब उसने एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया कि श्रेष्ठ शासक आदर्श राज्य क्या होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण अरस्तू ने दो सिद्धांतों के आधार पर किया। एक तो संख्या के आधार पर, दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। संख्या के आधार पर है कि कितने व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जा रहा है, और उद्देश्य दो प्रकार का है, एक तो स्वाभाविक रूप में और दूसरा है विकृत रूप। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक व्यक्ति का शासन। संख्या के आधार पर हम देखते हैं तो एक व्यक्ति का शासन जब वह स्वाभाविक रूप में होता है, जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, तो वो कहलाता है राजतंत्र या एकतंत्र। और जब वह विकृत रूप में आ जाता है या वह जनता के लिए कार्य नहीं करता, सार्वजनिक कल्याण पर आधारित तो निर्धारित सार्वजनिक कल्याण नहीं करता है, तो उसे हम निरंकुश शासन कहते हैं। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों का शासन संख्या के आधार पर जब वह सार्वजनिक रूप से करता है यानी जनता के हित में कार्य करता है, तो उसे हम कहते हैं कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र। जब उसका विकृत रूप हो जाता है यानी सार्वजनिक कल्याण की उपेक्षा करता है सार्वजनिक की, तो उसे हम कहते हैं अल्पतंत्र या स्वार्थ तंत्र। फिर आता है अनेक व्यक्तियों का शासन संख्या के आधार पर। तो जब वो सार्वजनिक कल्याण पर आधारित होता है तब तो हम उसे कहते हैं संयत प्रजातंत्र, पॉलिटी या मॉडर्न डेमोक्रेसी। और जब वह विकृत रूप हो जाता है यानी सार्वजनिक की उपेक्षा करने लग जाता है, तब हम कहते हैं उसको अतिवादी लोकतंत्र या भीड़ तंत्र। तो इस प्रकार हम देखते हैं संख्या के आधार पे एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन, अनेक व्यक्तियों का शासन। तो इस प्रकार उसने एक तो सार्वजनिक कल्याण पर आधारित है और दूसरा है विकृत रूप जहाँ सार्वजनिक की उपेक्षा करता है। और अरस्तू ये कहता है कि यह जो राज्यों का परिवर्तन चक्र चलता रहता है, उसने कहा कि अरस्तू शासन के परिवर्तन चक्र का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है कि व्यक्ति जब तक जनता के लिए कार्य करता है, ठीक है, फिर वो जब अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने लगता है तो यही घूमकर चक्र चलता रहता है। अब इस वर्गीकरण का औचित्य क्या है? अरस्तू के अनुसार वर्गीकरण में राज्यों के नैतिक आधार पर बल दिया है। दूसरा, परिवर्तन चक्र जो है आधुनिक युग में भी पाया जाता है। सरकार ही राज्य की इच्छा प्रकट करती है। सार रूप में सरकार का वर्गीकरण ही राज्य का वर्गीकरण है। तो ये तो हमने देखा संविधान का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं अरस्तू के अनुसार कानून संबंधी विचार। ये कानून क्या है? अरस्तू के अनुसार संवैधानिक शासन के 3 तत्व होते हैं। शासन जनता की भलाई के लिए होता है, किसी वर्ग या व्यक्ति विशेष की भलाई के लिए नहीं होता है। दूसरा तत्व उसने बताया एक विधि सम्मत शासन होता है यानी कानून के अनुसार शासन होता है। प्राचीन रीति रिवाजों और संवैधानिक रूढ़ियों को नकारता नहीं है अरस्तू। तीसरी बात कहता है कि प्रजाजन की इच्छा का शासन ही क्या कहलाता है? कानून कहलाता है। इस प्रकार अरस्तू ने कानून की परिभाषा को व्यापक और सकारात्मक दिया है। अरस्तू के अनुसार कानून उन समस्त बंधनों का नाम है जिनके अनुसार व्यक्तियों के कार्यों का नियमन होता है। अरस्तू कानून और विवेक बुद्धि को समान तथा पर्यायवाची मानता है। विवेक बुद्धि मानव कार्यों को नियमन के लिए एक आध्यात्मिक बंधन है, यानी बुद्धि के आधार पर वह
आध्यात्मिक बंधन होता है। इस प्रकार नीति और कानून समानार्थक है। नीति के समान कानून का भी लक्ष्य निश्चित होता है, जिसकी प्राप्ति के लिए राज्य के नागरिक प्रयत्नशील होते हैं। उनके अनुसार नैतिक जीवन का उद्देश्य सद्गुणी जीवन को पाना है। कानून के अनुकूल जीवन का लक्ष्य न्याय को जाना है। इसका अर्थ यह है कि कानून के अनुसार ही जीवन जीना है, शासन करना है, तभी न्याय प्राप्त हो सकता है। कानून के मूल स्रोत क्या है? राजा नहीं है, वर्ण संहिताकार हैं, जो लिखित कानूनों के साथ साथ अलिखित प्रथाओं और रीति रिवाजों को भी चलाता है। तो इस प्रकार लिपिबद्ध नहीं, कई चीज़ें परंपराओं पर आधारित भी हैं, जो प्रथाओं पर भी आधारित है। तो ये क्या है कि रीति रिवाज भी हैं जिनके अनुसार कानूनों का निर्माण होता है। कानून से मनुष्य को सुधारना चाहता है अरस्तु, और इसके लिए वह शिक्षा के सिद्धांतों का निर्धारण करता है कि शिक्षा के द्वारा ही उन्हें कानून का ज्ञान दिया जा सकता है, और जिससे क्या होता है कि नागरिक जो है वह स्वतः ही उन कानून के अनुकूल व्यवहार करने का भाव उत्पन्न कर सकते हैं, और यानी वो कानून के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं। कानून का स्वरूप क्या होगा? क्योंकि अरस्तु ने कहा कि कानून जो हैं वो प्राकृतिक होते हैं। राज्य एक नैतिक समुदाय है, इसका लक्ष्य सद्गुणी जीवन का विकास करना है। इसके लिए वह कहता है कि एक प्राकृतिक, स्थायी और अपरिवर्तनशील विधियों की आवश्यकता है। लेकिन ये जो कानून हैं वो कैसे होते हैं? इनके अंदर पहले से ही प्राकृतिक नियम छिपे होते हैं, और उनको व्यक्ति जो है वह आसानी से उन्हें स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार हम उनको पृथक नहीं कर सकते, वरन कानून जो हैं वो नैतिक और सभ्य जीवन जीने के लिए आवश्यक मानते हैं, और वो मानता है कि ये आवश्यक है, जिससे कि अनुभव के साथ विवेक का भी विकास होता है। अनुभव के आधार पर ही कानूनों का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि उसका विकास हो सके, और यह सामाजिक ज्ञान जो है कानून और रूढ़ियों दोनों में ही होता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कानून जो है वो कैसे होने चाहिए, जिससे कि नैतिक जीवन जिया जा सके। तो ये आज हमने देखा संविधान और कानून के संबंध में विचार।